तो स्टार्ट करेंगे अब 2015 के जो प्रीलिम्स क्वेश्चन आए थे विथ रेफरेंस टू पॉलिटी, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन आए थे, तो 12 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी की बात करनी है अपने को। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, द प्रोविजन कंटेन इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें बोला है कि हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो अगर स्टेट इसको प्रिवेंट नहीं कर पा रही है तो क्या हम स्टेट पे केस कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सो इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। सो करेक्ट हमसे पूछा है, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। बिल्कुल सही है। मनी बिल के रेफरेंस में जो सोल पावर है दैट इज अंडर आर्टिकल 110 जो मनी बिल को डिफाइन करता है, उसमें जो सोल पावर है वो लोकसभा के पास है, ठीक है ना। राज्यसभा के तो पावर है ही नहीं, याद रखना, ठीक है। सो इट इज क्या लिखा है, नो पावर। बिल्कुल सही बोल रहा है, नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड। सेकेंड स्टेटमेंट, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही था। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। बिल्कुल सही है। डिमांड फॉर ग्रांट में जो एक्सक्लूसिव पावर है इट इज विद द लोकसभा। थर्ड स्टेटमेंट, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बजट को क्या डिस्कस नहीं कर सकता। बिल्कुल डिस्कस कर सकता है यार, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो दोनों हाउस में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये इंट्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट इज बोथ 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। When a bill is referred to a joint sitting, both the house of the parliament has to pass by। जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, जो बिल पास होता है उसको बिल कैसे पास करना पड़ता है, बाय सिंपल मेजोरिटी। ओके, सिंपल मेजोरिटी मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो दिस इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। गलत है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है इट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सो दिस इज गलत। यहाँ पे ये प्रेसिडेंट बोल रहा है, ये प्रेसिडेंट पे नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, ये प्रेसिडेंट पे वेस्टेड होता है। ओके। सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। नो, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट सेक्रेटरी, द हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट इन अ कंट्री और द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन अ कंट्री इज द चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। कौन है इसमें, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा है नाइदर 1 nor 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। The provision in the 5th schedule and the 6th schedule in the Constitution of India are made in order to protect the interest of scheduled tribes, determine the boundary between the states, determine the power, authorities and responsibilities of panchayat, protect the interest of all the border state। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 5th शेड्यूल में हम बात करते हैं ट्राइबल पीपल्स की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल्स, दिस इज व्हाट दी शेड्यूल 5 एरियाज कौन कौन होते हैं, ऑल दी स्टेट्स, है ना, जहाँ पे ट्राइबल पीपल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, जिसके लिए 6th शेड्यूल बनाया गया है इनके लिए स्पेशली। विथ रेफरेंस टू दी क्वेश्चन है 6 नंबर का, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
पहला स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं बनाता है किसको, बजट को कौन बनाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो एक लाइन में याद होना चाहिए अपने को, द बजट डिवीजन ऑफ द बजट डिवीजन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट, दैट इज व्हाट वी कॉल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। थर्ड, ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट डील्स विद ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। गलत है यार, पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से ले सकते हैं। आंसर हो जाएगा 2 ओनली, मतलब दूसरा ही सही है, पहला और थर्ड गलत है। ओके, करेक्ट हमसे पूछा है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 2 ओनली। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कस्टोडियन और गार्जियन ऑफ द, कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे कस्टोडियन कौन है, गार्जियन कौन है, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, है ना, ये कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। सो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन, प्रोटेक्टर एंड custodian of the Constitution of India. Consider the following statements. First statement, the legislative council of a state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state. गलत, क्योंकि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। सो फर्स्ट गलत हो जाएगा। Second, the governor of a state nominates the chairman of the legislative council of that particular state. गलत है यार ये भी, क्योंकि it is not nominated by the governor, it is elected among the members of the legislative council itself. तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा neither 1 nor 2, ऑप्शन नंबर डी। 9th नंबर क्वेश्चन है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेंशन, दैट इज अंडर पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये है 51A या फिर पार्ट 4A की बात करें तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है, इसमें मेंशन है यू शुड प्रोटेक्ट, है ना, ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म हो। तो ये अपना फर्ज बनता है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, आंसर हो जाएगा डी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 10, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। तो पंचायती राज सिस्टम में हम बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 की, और क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पिछले 2017 में भी देखे था पंचायती राज क्वेश्चन से आ रहा है, जिसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या समझते हो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो आंसर 3 तो होगा ही होगा, ठीक है, तो 3 जो है सब में है, 3 नहीं इसमें नहीं है, तो हटा दी इसको। फाइनेंशियल मोबिलिटी का आप देखोगे तो ये फाइनेंस कमीशन का काम है, इट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल मोबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो 4th भी हटा दिया हमने, ठीक है। तो अब आंसर बचा ए या फिर सी में से, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है क्या, नहीं होती है, लेकिन पीपल्स पार्टिसिपेशन जो डेवलपमेंट होता है बिल्कुल होता है। यहाँ पे पीपल जो ग्रास रूट में अगर डेमोक्रेसी होगी तो जो पीपल्स होंगे, जो ग्राम सभा में जो पीपल्स हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट। बट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है क्या, नहीं होती। जैसे कि हमने बोला जो लोकसभा में देखने को मिलता है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2015, द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एनशाइंड इन। देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वेलफेयर स्टेट, सिंपल सी बात है, बच्चे को ये पता हो जाना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 38 के अंदर बात किया जाता है ना, और इसमें कहाँ पे आर्टिकल 28 है ना, आर्टिकल हमने बोला 35 से लेके 51A तक क्या होता है, फंडामेंटल DPSP होता है। सो यहाँ पे इट इज ऑल्सो DPSP, तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखना, कभी कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नहीं किया है कि व्हाट इज दिस टर्म दैट इज वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नहीं किया है। एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकते हैं इस बात को। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मेंशन नहीं है, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है वो मेंशन नहीं है, बट वेलफेयर स्टेट ये जो टर्म है ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। पार्लियामेंट्री सिस्टम आते दिमाग में, मैंने बहुत था ना पिछले बार जो क्वेश्चन उसमें पार्लियामेंट्री आया था, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना,
और इसमें जो ये दो चीज़ आनी चाहिए, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड हु इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट द पार्लियामेंट, बिकॉज द काउंसिल ऑफ स्टेट इज द पार्ट ऑफ द लोकसभा। याद रखना, दो चीज़ों में डिफरेंस नहीं समझता है इसलिए गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, देखो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, ये नहीं होगा। इसका मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब ये नहीं है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये भी नहीं है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट वी कॉल पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। 2 क्वेश्चन मिस हो गए थे यहाँ पे, है ना, क्योंकि टाइम लिमिट होता है, हमने को 1 मिनट के अंदर ही बनाना पड़ता है। सो ये हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू 2015 मेंस प्रीलिम्स पॉलिटी क्वेश्चन। सो थैंक यू।